हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड योगा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए पुनः मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि मेरी कोशिश ये है कि एथलेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं कवर करा दूं। तो आज मैं एथलेटिक्स, क्योंकि एथलेटिक्स थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो आज मैं जो आप सबको कराऊँगा उसमें एथलेटिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 दो चीज़ें कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं पार्ट 1 कराऊंगा, इसमें जितना क्वेश्चन हो सकता है, फिर जो भी क्वेश्चन बचेंगे पार्ट 2 में करा दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल जो है नोटिफिकेशन का ऑप्शन क्लिक कर लें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन को, एथलेटिक्स का क्वेश्चन कराऊँगा। लंबी दूरी की दौड़ का स्टार्टिंग लाइन एक स्टैंडर्ड ट्रैक पर चिन्हित करने का रंग होता है। लंबी दूरी की दौड़ का स्टार्ट लाइन एक स्टैंडर्ड ट्रैक पर चिन्हित करने का रंग होता है वाइट, वाइट, वाइट। 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक में किस रंग के निशान लगाए जाते हैं? 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक में किस रंग के निशान लगाए जाते हैं? हरा, हरा, हरा। 4x100 मीटर रिले के बैटन एक्सचेंज जोन के स्टार्ट और एंड लाइन के निशान लगाए जाते हैं। 4x100 मीटर रिले के बैटन एक्सचेंज जोन के स्टार्ट और एंड लाइन के निशान लगाए जाते हैं डैश, पीला रंग से, पीला रंग से, पीला रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x100 मीटर रिले के बैटन एक्सचेंज जोन एक स्टार्ट एवं एंड के लिए निशान की माप होती है। 4x100 मीटर रिले के बैटन एक्सचेंज जोन के स्टार्ट एवं एंड लाइन के लिए निशान की लंबाई होती है 1.10 मीटर लंबाई, 1.10 मीटर लंबाई मीन्स लंबा बोल सकते हैं, तो 1.10 मीटर लंबा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 4x100 मीटर रिले का 4x100 मीटर रिले का एक्सेलरेशन जोन चिन्हित किया जाता है नीले रंग से, नीले रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x100 मीटर रिले के बैटन एक्सचेंज जोन के एंट्री तथा एग्जिट निशान का रंग होता है नीला। 4x400 मीटर रिले के बैटन एक्सचेंज जोन के एंट्री तथा एग्जिट निशान का रंग होता है नीला, नीला। ये ध्यान रखिएगा, 4x400 मीटर, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका होगा नीला, नीला रंग से ये निशान लगाया जाता है। चलिए अब आते हैं चक्का फेंक, जिसको हम इंग्लिश में डिस्कस थ्रो बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग करेंगे। डिस्कस का भार पुरुष वर्ग के लिए होता है, डिस्कस का भार पुरुष वर्ग के लिए होता है 3 kg, 3 kg, 3 kg। डिस्कस का भार महिला वर्ग के लिए होता है, डिस्कस का मतलब होता है चक्का फेंक। ठीक है, डिस्कस का भार महिला वर्ग के लिए होता है 2.5 kg, 2.5 kg। डिस्कस के सेक्टर का कोण होता है, डिस्कस के सेक्टर का कोण होता है 42 डिग्री, 42 डिग्री, 42 डिग्री। डिस्कस थ्रो के सर्कल का व्यास होता है, डिस्कस थ्रो के सर्कल का व्यास होता है 2.00 मीटर, 2.00 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है, डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। डिस्कस थ्रो में रिम की मोटाई होती है, डिस्कस थ्रो में रिम की मोटाई होती है 6 mm, 6 mm, 6 mm।
डिस्कस थ्रो में केज के सामने का खुला हुआ भाग होता है। डिस्कस थ्रो में केज के सामने का खुला हुआ भाग होता है। 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर। डिस्कस थ्रो में केज में भुजाएं होती हैं। डिस्कस थ्रो में केज में भुजाएं होती हैं। 6 6 6। डिस्कस थ्रो में केज में ऊंचाई कम से कम होती है। 4 मीटर 4 मीटर। डिस्कस थ्रो में केज में, या कह सकते हैं केज की ऊंचाई कम से कम होती है। 4 मीटर 4 मीटर। डिस्कस थ्रो का केज का आकार होता है यू शेप यू शेप। डिस्कस का केज का आकार होता है यू शेप यू शेप। डिस्कस के सेक्टर के रिम की मोटाई होती है। डिस्कस के सेक्टर के रिम की मोटाई होती है 6 mm 6 mm 6 mm। डिस्कस के सेक्टर में रिम ऊपर की ओर निकला रहता है। डिस्कस के सेक्टर में रिम ऊपर की ओर निकला रहता है 6 mm 6 mm 6 mm। डिस्कस का पुरुष के लिए व्यास होता है। डिस्कस का पुरुष के लिए व्यास होता है 219 से 221 mm 219 से 221 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस का महिलाओं के लिए व्यास होता है। डिस्कस का महिलाओं के लिए व्यास होता है 180 से 182 mm 180 से 182 mm। डिस्कस के बीचों बीच में पुरुष के लिए मोटाई होती है। डिस्कस के बीचों बीच में पुरुष के लिए मोटाई होती है 44 से 46 mm 44 से 46 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस के बीचों बीच में महिलाओं के लिए मोटाई होती है 37 से 39 mm 37 से 39 mm। यदि डिस्कस की स्पर्धा में टाई पड़ जाए तो यदि डिस्कस की स्पर्धा में टाई पड़ जाए तो निर्णय लेने का आधार होता है नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम लोग बात करेंगे तार गोला फेंक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हैमर थ्रो। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सब एथलेटिक्स के जो है कि इवेंट है, तो अलग अलग इवेंट का अलग अलग मैं करा रहा हूँ। तो आप सब, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए, तार गोला फेंक, जिसे हैमर थ्रो बोलते हैं। हैमर थ्रो के सर्कल का व्यास होता है हैमर थ्रो के सर्कल का व्यास होता है 2.134 मीटर। हैमर थ्रो के सर्कल का व्यास होता है 2.134 मीटर 2.134 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर थ्रो के थ्रोइंग सेक्टर का कोण होता है। हैमर थ्रो के थ्रोइंग सेक्टर का कोण होता है 34.92 डिग्री 34.92 डिग्री। हैमर थ्रो की रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है हैमर थ्रो की रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर। हैमर का व्यास पुरुष वर्ग के लिए होता है हैमर का व्यास पुरुष वर्ग के लिए होता है 110 से 130 mm 110 से 130 mm। हैमर का व्यास महिला वर्ग के लिए होता है 95 से 110 mm 95 से 110 mm। हैमर का भार पुरुष वर्ग के लिए होता है हैमर का भार पुरुष वर्ग के लिए होता है 7.260 kg 7.260 kg। हैमर का भार महिला वर्ग के लिए होता है
हैमर का भार महिला वर्ग के लिए होता है 4 kg। 4 kg। हैमर थ्रो में पुरुष के लिए तार की लंबाई होती है। हैमर थ्रो में पुरुष के लिए तार की लंबाई होती है 1175 से 1215 mm। 1175 से 1215 mm। हैमर थ्रो में महिला के लिए तार की लंबाई होती है। हैमर थ्रो में महिला के लिए तार की लंबाई होती है 1160 से 1195 mm। 1160 से 1195 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर थ्रो के केज में जाल की संख्या होती है। हैमर थ्रो के केज में जाल की संख्या होती है 7। हैमर थ्रो के केज में जालों की चौड़ाई होती है। हैमर थ्रो में केज में जालों की चौड़ाई होती है 2.74 मीटर। 2.74 मीटर। हैमर थ्रो के केज की ऊंचाई होती है। हैमर थ्रो के केज की ऊंचाई होती है 7 मीटर। 7 मीटर। अब नेक्स्ट है भाला फेंक, जिससे हम इंग्लिश में जैवलिन बोलते हैं। तो अब इसके बारे में जितने क्वेश्चन हैं उसको मैं कोशिश करता हूँ पूरा कि आप सबको कवर करा दूँ। तो चलिए अब हम लोग जैवलिन थ्रो मीन्स भाला फेंक के बारे में जानेंगे। जैवलिन के सेक्टर का कोण होता है। जैवलिन के सेक्टर का कोण होता है 29 डिग्री। 29 डिग्री। रनवे की लंबाई होती है। जैवलिन में रनवे की लंबाई होती है 30 से 36.5 मीटर। 30 से 36.5 मीटर। जैवलिन के रनवे पर एक थ्रोअर ज़्यादा से ज़्यादा चिन्ह लगा सकता है। जैवलिन के रनवे पर एक थ्रोअर ज़्यादा से ज़्यादा चिन्ह लगा सकता है 2। जैवलिन की स्टॉप लाइन। जैवलिन की स्टॉप लाइन जिसे आर्क लाइन बोलते हैं तथा रिटर्निंग लाइन की मोटाई होती है। जैवलिन के स्टॉप लाइन तथा रिटर्निंग लाइन की मोटाई होती है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। जैवलिन के सेक्टर में रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है। जैवलिन के सेक्टर में रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। जैवलिन का सीजी पॉइंट अवस्थित होता है। जैवलिन का सीजी पॉइंट अवस्थित होता है ग्रिप पर। ग्रिप पर। ग्रिप पर। तकनीकी रूप से जैवलिन को डैश में बांटा गया है। तकनीकी रूप से जैवलिन को डैश में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब यहाँ क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि जैवलिन को तकनीकी रूप से कितने डैश में बांटा गया है, तो 3 भागों में। भाग की बात कर रहे हैं, मतलब कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, जैवलिन को तकनीकी रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वे है, जैवलिन को तकनीकी रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो है, पहला हेड, सॉफ्ट, कॉर्ड ग्रिप। ठीक है, पहला है हेड, सॉफ्ट, कॉर्ड ग्रिप। 3 भाग में बांटा गया है। पुरुष के लिए भाले का भार होता है। पुरुष के लिए भाले का भार होता है। भाले का मतलब जैवलिन का भार। ठीक है, तो पुरुष के लिए जैवलिन का भार होता है तो 800 ग्राम। 800 ग्राम। 800 ग्राम। पुरुष के लिए भाले की लंबाई होती है। पुरुष के लिए भाले की लंबाई होती है 2.60 से 2.70 मीटर। पुरुष के लिए
भाले की लंबाई होती है 2.60 से 2.70 मीटर। महिलाओं के लिए भाले की लंबाई होती है 2.20 से 2.30 मीटर। महिलाओं के लिए भाले की लंबाई होती है 2.20 से 2.30 मीटर। ग्रिप का व्यास ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ग्रिप का व्यास ज़्यादा से ज़्यादा होता है 8 mm। 8 mm। पुरुष के लिए ग्रिप की लंबाई होती है। पुरुष के लिए ग्रिप की लंबाई होती है 15 से 16 सेंटीमीटर। 15 से 16 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए ग्रिप की लंबाई होती है। महिलाओं के लिए जैवलिन के ग्रिप की लंबाई होती है 14 से 15 सेंटीमीटर। 14 से 15 सेंटीमीटर। पुरुष के लिए धातु सहित नोक की लंबाई होती है। पुरुष के लिए धातु सहित नोक की लंबाई होती है 25 से 33 सेंटीमीटर। 25 से 33 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए धातु सहित नोक की लंबाई होती है। महिलाओं के लिए धातु सहित नोक की लंबाई होती है 25 से 33 सेंटीमीटर। 25 से 33 सेंटीमीटर। जैवलिन में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय का आधार होता है। जैवलिन में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय का आधार होता है नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब जो अगला परफॉर्मेंस होगा, जिसमें सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस होगा उसको लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। महिलाओं के लिए भाले का भार होता है। महिलाओं के लिए भाले का भार होता है 600 ग्राम। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, 600 ग्राम। अब चलिए हम बात करेंगे गोला फेंक। ठीक है, अब गोला फेंक के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी बोलूँगा उसको आपको समझ जाना है कि गोला से रिलेटेड, गोला फेंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। पुरुष के लिए शॉर्ट पुट के सेक्टर का व्यास होता है। पुरुष के लिए शॉर्ट पुट के सेक्टर का व्यास होता है 2.13 मीटर। 2.135 मीटर। 2.135 मीटर। 2.135 मीटर। शॉर्ट पुट में लैंडिंग सेक्टर का कोण होता है। शॉर्ट पुट में लैंडिंग सेक्टर का कोण होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गोला फेंक को ही इंग्लिश में शॉर्ट पुट बोलते हैं, तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है। शॉर्ट पुट में लैंडिंग सेक्टर का कोण होता है तो होता है वो 34.92 डिग्री। 34.92 डिग्री। 34.92 डिग्री। शॉर्ट पुट में रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है। शॉर्ट पुट में रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। शॉर्ट पुट में रिटर्निंग लाइन की मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट पुट का पुरुष के लिए भार होता है। शॉर्ट पुट का पुरुष के लिए भार होता है 7.260 kg। 7.260 kg। शॉर्ट पुट का महिलाओं के लिए भार होता है। शॉर्ट पुट में महिलाओं के लिए भार होता है 4 kg। 4 kg। शॉर्ट पुट का पुरुष वर्ग के लिए व्यास होता है। शॉर्ट पुट का पुरुष वर्ग के लिए व्यास होता है 110 से 130 mm। 110 से 130 mm। शॉर्ट पुट का महिला वर्ग के लिए व्यास होता है। शॉर्ट पुट का महिला वर्ग के लिए व्यास होता है 95 से 110 mm। 95 से 110 mm। पेरिओब्रेन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। पेरिओब्रेन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। पेरिओब्रेन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट पुट में। शॉर्ट पुट में। शॉर्ट पुट में।
शॉर्ट पुट में तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। पेरी ओब्रिन डिस्कस पुट, उसको हम बोल सकते हैं पेरी ओब्रिन डिस्क पुट आउथ्रोडॉक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरी ओब्राइन नामक थ्रोवर की नागरिकता थी। पेरी ओब्राइन नामक थ्रोवर की नागरिकता थी। कहाँ की थी? तो अमेरिका की थी। कहाँ की थी? तो अमेरिका की थी। वह ओलंपिक जिसमें पेरी ओब्राइन नामक थ्रोवर ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता था। वह ओलंपिक जिसमें पेरी ओब्राइन नामक थ्रोवर ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता था 1952 हेलसिंकी। शॉट पुट स्पर्धा में अगर थ्रोवर की संख्या 8 से अधिक हो तो ट्रायल मिलेंगे। शॉट पुट स्पर्धा में अगर थ्रोवर की संख्या 8 से अधिक हो तो ट्रायल मिलेंगे 3। शॉट पुट की स्पर्धा में एक खिलाड़ी ग्लव्स पहन सकता है। शॉट पुट की स्पर्धा में एक खिलाड़ी ग्लव्स पहन सकता है? नहीं। अगर शॉट पुट स्पर्धा में थ्रोवर शॉट पुट को प्रक्षेपित करने के पश्चात रिटर्निंग लाइन के आगे से चला जाता है तो होगा। अगर शॉट पुट स्पर्धा में थ्रोवर शॉट पुट को प्रक्षेपित करने के पश्चात रिटर्निंग लाइन से आगे चला जाता है तो होगा। अगर शॉट पुट स्पर्धा में थ्रोवर शॉट पुट को प्रक्षेपित करने के पश्चात रिटर्निंग लाइन से आगे चला जाता है तो होगा फाउल। स्टॉप बोर्ड नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप बोर्ड नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है शॉट पुट में। स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई होती है। स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई होती है 10 सेंटीमीटर। शॉट पुट स्पर्धा में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय का आधार होता है। शॉट पुट स्पर्धा में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय का आधार होता है। नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम लोग जानेंगे ऊंची कूद, जिसको बोलते हैं हाई जंप। ठीक है, इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जो मेन क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसकी ज़्यादातर उम्मीद है कि वह क्वेश्चन आएंगे। वो कोई भी हो, आपके बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए, सबके लिए यूज़फुल है। तो चलिए ऊंची कूद, जिसको हम हाई जंप बोलते हैं, उससे रिलेटेड करते हैं। हाई जंप में लैंडिंग एरिया की माप होती है। हाई जंप में लैंडिंग एरिया की माप होती है 5 × 3 मीटर। हाई जंप में क्रॉस बार का वजन होता है। हाई जंप में क्रॉस बार का वजन होता है 2 kg। हाई जंप में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई होती है। हाई जंप में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई होती है 60 सेंटीमीटर। क्रॉस बार की लंबाई होती है 4 मीटर। जंप के प्रकार हैं 5। पूरे अटेम्प्ट के बाद ऊंची कूद में कम से कम ऊंचाई बढ़ाई जाती है। पूरे अटेम्प्ट के बाद ऊंची कूद में कम से कम ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है 2 सेंटीमीटर। दोनों अपराइट के बीच की दूरी होती है 4 मीटर। हाई जंप में क्रॉस बार के सिरे जिनका आकार
चौकोर होता है उसकी लंबाई व चौड़ाई होती है। हाई जंप में क्रॉस बार के सिरे जिनका आकार चौकोर होता है उनकी लंबाई व चौड़ाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर व 2.9 से 3.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई जंप में तकनीकों के प्रकार हैं। हाई जंप में तकनीकों का प्रकार हैं 4 से 5। हाई जंप में तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। हाई जंप में तकनीकों का प्रयोग किया जाता है एक्सटर्न रोल एंड वेस्टर्न रोल, स्टैंडल रोल एंड द सीजर स्टाइल, फोर्सबरी फ्लॉप, ये सारे जो है प्रयोग किए जाते हैं तकनीक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन सेशन है आज बस इतना ही रहेगा, और इसके बाद जो इसका जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें आपकी लंबी कूद, त्रिकूद, बांस कूद और ट्रैक प्रतियोगिता और भी सारी चीज़ें शामिल रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप सब इसे मन से देखेंगे भी, समझेंगे भी। तो चलिए देखिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।